वैसे तो इन्फ्लेशन क्या है ये काफ़ी लोगों को पता है। जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओवर टाइम मनी का जो परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और हमारे डेली लाइफ में इसका डिस्कशन भी ऐसे होता है कि जब हम कॉलेज में थे 2007 में, तब छोले भटूरे मिलते थे 20 रुपीज़ में और आज मिलता है 50 रुपीज़ में। लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब क्या बस नेगेटिव है? इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर भी होता है ग्रोथ के लिए। जैसे देखिए, अगर आपको कोई स्मार्ट टीवी खरीदना है, आपका पुराना जो टीवी है उसको रिप्लेस करके, या जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसको रिप्लेस करके फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना है, और अगर आपको पता है कि विद इन फ्यू मंथ्स और 1 ईयर दैट स्मार्ट टीवी और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? जितना जल्दी हो सके वो परचेस करने का कोशिश करेंगे। ऐसा ही होता है जब कोई फ्लैट खरीदना है या कोई हाउस खरीदना है, तब क्या होता है कि अगर आपका लोकेलिटी में वहाँ पे अगर हाउसिंग का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके पैसा एक्यूमुलेट करके वो परचेस करने का कोशिश करेंगे। अब अगर इसका ऑपोजिट होगा, आपको अगर पता होगा कि इन फ्यू मंथ्स जो वॉशिंग मशीन या टीवी खरीदना है उसका प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तब क्या करते हैं नॉर्मली लोग? तब डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे उतना कम प्राइस में मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, इंक्रीज होने पे लोग जल्दी बाय करने का कोशिश करता है, जहाँ पे डिक्रीज होने पे वो थोड़ा डिले करने का कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, और जो कंट्री का इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा। जहाँ पे अगर डिक्रीज होगा ग्रेजुअली तो कंजम्पशन रेट भी कम हो जाएगा, और जो बिजनेसेस है वो ग्रो करना नहीं पाएगा, और जो इकोनॉमी है वो भी कम ग्रो होगा या ग्रो ही नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ये जो इन्फ्लेशन है ये ड्राइव करता है इकोनॉमी का ग्रो करने के लिए, लेकिन हाँ, ये सर्टेन एक्सटेंट तक ही करता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तब शायद ऐसे हेल्प नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? देखिए, इसका बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन कुछ जो मेजर रीज़न होता है उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे जो रिसेंट एग्जाम्पल है यूएस का, यूएस में अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन दिख रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जब लॉकडाउन लगा था ड्यू टू कोविड, तब यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारा फिस्कल स्टिमुलस दिया था, ताकि जो स्लो डाउन आने वाला था लॉकडाउन के वजह से वो ना हो पाए। लोगों को फ्री में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डिस्ट्रीब्यूट किया यूएस गवर्नमेंट ने। अभी इसका इफेक्ट क्या हुआ कि सोचिए, हम लोग क्या करते कि काम करते, कोई भी कोई सर्विस देता है या कोई प्रोडक्शन करता है और इसके लिए उसको सैलरी मिलता है, या जो बिजनेस करता है बिजनेस करने के लिए इनकम मिलता है। तो अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस फ्री में गवर्नमेंट उसको पैसा दे रहा है, तो क्या हुआ? जो लोग काम करके इनकम करते हैं वो लोग जो चीज़ें खरीदता है वहाँ पे, और एक जो काम नहीं करके भी उनके पास पैसा आया वो भी वहाँ पे आ गया, मतलब डिमांड हाई हो गया। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट उन लोगों को फ्री में पैसा दिया, तो इकोनॉमी में कोई नया सर्विस या नया गुड्स क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन नया पैसा क्रिएट हो गया, तो इसीलिए डिमांड हाई हो गया। लेकिन सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ऐसा जो इन्फ्लेशन होता है इसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है कि जैसे देखिए, इंडिया में अभी क्रूड ऑयल हमें पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस जब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हो गया, तो इंडिया में क्या हुआ? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से और एक जगह पे, वो सब ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और ये जो कॉस्ट ज़्यादा हो गया इसके लिए जो इन्फ्लेशन होता है इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अगर नॉर्मल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है कोई भी कंपनी का, वो अगर इंक्रीज होता है, लाइक कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज करना पड़ा जो इनका एम्प्लॉयज़ है, तो इसके लिए कंपनी को जो इनका प्रोडक्ट है उसका भी जो प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ा। तो ऐसा जो इन्फ्लेशन आता है इसको बोला जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये सब जो रीजन्स है, ये रीजन्स छोड़ के भी
और भी सारे रीजंस होते हैं, जैसे मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट, वेज, एसेट प्राइजेस, ये सब के रीजन से भी जो इन्फ्लेशन वो होता है। अभी ये जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर कौन करता है? मेजर गवर्नमेंट ही करता है। गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो CPI, WPI ऐसे डिफरेंट इन्फ्लेशन मेजर का इंडेक्स होता है, वो इन्फ्लेशन मेजर करता है। और ये जो इन्फ्लेशन मेजर का इंडेक्स है, मेनली CPI एंड WPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में। जो भी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, उसका इन्फ्लेशन क्या है वो समझने के लिए। WPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये मेजर किया जाता है 700 लिस्टेड गुड्स के ऊपर, जहाँ पे फूड आइटम्स, फ्यूल एंड पावर और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो सारा 700 ऐसा गुड्स के ऊपर WPI मेजर किया जाता है। और जैसे इसका नाम है वैसा ही ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स मेजर किया जाता है ऑन होलसेल प्राइस, जहाँ पे CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये मेजर किया जाता है जो एंड यूजर है, जैसे मैं, आप, हमारे जैसा एंड यूजर, ये एंड यूजर जो यूज करते हैं उसका क्या इन्फ्लेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एंड यूजर, वो क्या इन्फ्लेशन है वो मेजर किया जाता है इन CPI। तो पर्सनल फाइनेंस में CPI का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमारा डेली जो यूज में आता है ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज का कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो मेजर किया जाता है। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन्फ्लेशन एक सर्टेन एक्सटेंट तक इकोनॉमी को हेल्प करता है, लेकिन उससे ऊपर अगर जाता है तो उतना हेल्प नहीं करता है। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि लोगों ने सोचेगा भी नहीं वो चीज़ खरीदने के लिए। और RBI इसीलिए इन्फ्लेशन को, स्पेशली जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। और RBI ने 4 to 6% में इसको कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है। इसके लिए डिफरेंट ड्राइवर है RBI के पास। जैसे एक है इंटरेस्ट रेट। कोई भी टाइम में अगर ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो RBI इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज करता है, तो अगर इन्फ्लेशन बहुत कम होता है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है। और ऐसे मेजर लेके RBI ने जो प्री कोविड टाइम था, एटलीस्ट वो टाइम तक बहुत सक्सेसफुल भी रहा है 4 to 6% इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो अब तक हमने देखा कि इन्फ्लेशन का रीजंस क्या क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है बाय RBI। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि हमारा पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस है, जैसे स्पेशली CPI, इसका जो रोल है वो क्या है? क्या ये सच में दिखाता है कि हमारा जो लाइफ है उसके ऊपर कितना प्राइस या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर? हमारे देश में इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए क्या मेजर फैक्टर है? मेजर फैक्टर बोला जाता है कि कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज हो रहा है उसका मेन रीजन है कि लोगों का एस्पिरेशन। हमारे देश में एस्पिरेशन जितना ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, इकोनॉमी उतना ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स है, CPI इंडेक्स, वो ये एस्पिरेशन को कैप्चर नहीं करता है। वो क्या करता है, जितना कंज्यूम किया गया लास्ट ईयर में, वही सेम अमाउंट अगर दिस ईयर कंज्यूम किया जाता है तो उसके ऊपर क्या इंक्रीज हो रहा है प्राइस का, वो दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ में देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर हम ज़्यादा कंज्यूम करते या डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें कंज्यूम करते, उसके लिए जो एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन का रोल है वो क्या होता है वो समझने का कोशिश करेंगे अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसमें। हमारा जो भी इनकम है वो इनकम क्या होता है कि एक पार्ट हम जो भी रेगुलर डेली लाइफ में एक्सपेंसेस होता है वो करने में यूज करते हैं, तो और एक पार्ट जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है या लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए हम सेव करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में या जो डेली लाइफ का एक्सपेंसेस है वो पहले देख लेते हैं कि वो कैसे चलता है। एक एग्जाम्पल से और भी बेटर तरीके से ये समझ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर ए का अभी दिस ईयर उनका जो इनकम है वो इनकम 10% से इंक्रीज हुआ है, और उनका जो एक्सपेंसेस है, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है स्पेशली, वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में फर्स्ट आता है फूड में लास्ट ईयर उनका एक्सपेंसेस था 10,000 रुपीज़। दिस ईयर वो उनके एल्डरली मदर के लिए एक हेल्थ ड्रिंक
और खुद के लिए एक प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना चालू किया और इसके लिए उनका मंथली जो एक्सपेंसेस है वो हो गया 11,000। और ऐसे ही उनका ऑफिस जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस बस वीकली एक बार वो अगर कैब से भी जाता है तो ये भी 10% इंक्रीज हो जाता है। सेम तरीके से अगर एक या दो एक्स्ट्रा शार्ट खरीदता है या कोई ब्रांड स्विच करता है इसके लिए भी 10% इंक्रीज होता है। और ये जो एस्पिरेशन है या लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, ये लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए ही तो हम काम करते हैं, तो इसको लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये जो 10% एक्सपेंसेस उनका पहले से ही ऐड हो गया, इसके ऊपर अगर जो इन्फ्लेशन रेट अभी फूड्स के ऊपर है, ये अप्रैल के ऊपर है या जो फ्यूल के ऊपर है, वो सब अगर ऐड हो जाएगा तो इनका जो एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल में इफेक्टिव इन्फ्लेशन किसी के लाइफ में ये जो 6% दिखाता है वो 6% से बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि 10% से अगर ये सब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सपेंसेस भी 16 to 17% से इंक्रीज होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो अभी बोलिए कि 10% इनका इनकम इंक्रीज हुआ था तो वो क्या सफिशिएंट है? यहाँ पे पॉइंट यही है कि जब कोई इंक्रीमेंट होता है इनकम में तब हम सोचते हैं कि ये लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए कि जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से कितना पार्ट एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में यूज़ हो जाएगा, बाकी का आप थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इफेक्टिव टेक्निक भी है जो करने पे भी आप लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत अपग्रेड करके भी जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। वो सब है कि जैसे कि प्लान योर शॉपिंग एंड स्टिक टू इट। जो भी फूड आइटम्स आपको खरीदना है उसका पहले ही एक लिस्ट बना लीजिए और वो लिस्ट में जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी भी आप पहले से ही लिख लीजिए। अभी जब आप कोई सुपरमार्केट या जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई आपको कॉम्बो ऑफर दिख रहा है तो बस कॉम्बो ऑफर मिल रहा है इसलिए नहीं खरीदना है, आपको बस टिक करना है टू द प्लान यू डिड। यहाँ पे अगर कोई पैकेज आइटम खरीदना है, कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो पैकेज में ही आता है, पैकेज आइटम में ही आता है, वो सब चीज़ें अगर आपको खरीदना है वो चीज़ें आप सुपरमार्केट में जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ हो सकता है जैसे व्हीट राइस या स्टेपल्स, ये सारा चीज़ आपको जैसा क्वालिटी चाहिए वैसा क्वालिटी आप लूज में भी खरीद सकता है। लूज खरीदने से जो पैकेजिंग मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। टाइम योर परचेसेस विथ सेल ऑफर। आजकल बहुत सारा डिस्काउंट स्टोर है, जो डिस्काउंट स्टोर में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे एंटायर ईयर मोटा मोटी 20-25% का डिस्काउंट मिलता है ऑन अप्रैल्स एंड डिफरेंट थिंग्स यू रिक्वायर। और साल में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है जिसको एंड ऑफ सीजन सेल बोला जाता है। ऐसा टाइम में अगर आप खरीदते हैं पहले से प्लान करके, ऐसा टाइम में अगर खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है वो कम होगा। सेम तरीके से ऑनलाइन या ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हैं। अगर पहले से आप लिस्ट बना के ऑनलाइन या ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म में वो सारा चीज़ जो आपको खरीदना है वो एक लिस्ट बना के उधर आप सिलेक्ट करके आपका कार्ट में रखेंगे और जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट है उसको ऑन करके रखेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा ऐप ये फीचर देता है तो वहाँ पे आपको वो एक्सपेंसेस कम करने का चांसेस मिलेगा। कुछ और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं वहाँ पे बाहर का खाना खाते हैं, इसके जगह पे घर का खाना जो एक्चुअली बेटर भी है बहुत लोग बोलते हैं, तो घर से आप खाना कैरी कर सकते हैं। ये भी आपका एक्सपेंसेस बहुत ड्रास्टिकली कम कर सकता है। और एक चीज़ एक्चुअली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो वेस्टेज है वो वेस्टेज भी जितना कम हो सके उतना करने से वहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाता है वो कट डाउन कर सकते हैं। अगर डेली ट्रांसपोर्ट के लिए आप कैब यूज़ कर रहे हैं उसके जगह पे अगर कार पूल अवेलेबल है
वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि सीपीआई इंडेक्स में ये हाउसिंग का जो इन्फ्लेशन है वो 3.5% दिया है। लेकिन आपको पता है कि हाउसिंग इन्फ्लेशन ऐसे नहीं होता है, पूरा कंट्री में सेम तरीके से नहीं होता है, ये बहुत एरिया स्पेसिफिक होता है। अगर कहीं पे कोई न्यू मॉल ओपन हो रहा है या न्यू फ्लाईओवर हो रहा है, न्यू हाईवे हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके भी कोई एरिया में हाउसिंग का प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हाउसिंग जब आपको खरीदना है, किस लोकेलिटी में खरीदना है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप बहुत पहले से प्लान कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त कुछ दिन पहले मेंशन कर रहा था कि दिल्ली में 9,000 पर स्क्वायर फीट में फ्लैट मिल रहा था प्री कोविड टाइम में, जो आज के दिन में 13,000 पर स्क्वायर फीट हो गया है। तो सोचिए कि 2 साल में वहाँ पे 4,000 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, जो एक्चुअल इन परसेंटेज टर्म हो गया 44%। मतलब अगर उसको ईयरली भी कन्वर्ट किया जाए तो 20% से भी ज़्यादा ईयरली इन्फ्लेशन वो उस एरिया में हाउसिंग में देखा जा रहा है। तो ऐसा अगर एटलीस्ट 10% भी किसी एरिया में होता है तो पहले से इसको प्लान करना चाहिए कि वहाँ पे कैसे खरीदना है। वैसे ही और एक गोल के बारे में यहाँ पे एक साथ ही मैं बात करना चाहूँगा। ये भी एक बहुत बड़ा गोल होता है और बहुत लॉन्ग टर्म गोल भी होता है, वो है कि चिल्ड्रन हायर एजुकेशन गोल। हायर एजुकेशन में भी देखा गया है कि इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स 10% या उससे भी ज़्यादा रहा है। और ऐसा गोल जहाँ पे आपको पता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो भी सेविंग्स है ओवर ईयर्स, वो ऐसा कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको इससे भी ज़्यादा या इसका सेम रेट पे वो इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो करेगा, तो कंफर्टेबली आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन बीट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इन्फ्लेशन बीट करने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बस अगर डबल डिजिट में रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए आपको लेना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इक्विटी बहुत लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ये वोलेटाइल होता है। लेकिन देखिए, अगर आप कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वो भी आपको इक्विटी या शेयर्स चूज करना है कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्केट में इंडेक्स ईटीएफ मिलता है। इंडेक्स ईटीएफ का मतलब क्या होता है कि जो इंडेक्स में ऑलरेडी है वो सेट ऑफ स्टॉक से अगर लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो ऐसा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपके पास और भी ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रहता है। ऐसा बहुत लोग इन्वेस्ट करता है एक एक फंड में और वो पूल ऑफ मनी फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है कि एक एक्सपर्ट मिलता है आपको जो आपके बिहाफ में वो पैसा मैनेज करता है, और इस पे आपको बेनिफिट यही मिलता है कि ओवर द टाइम इक्विटी मार्केट का रिटर्न आपको मिल जाता है, जो मोटा मोटी डबल डिजिट होता है और ये इन्फ्लेशन बीट करने में आपको हेल्प करेगा। एट द एंड और एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इन्फ्लेशन को बोला जाता है वन टाइप ऑफ टैक्स, और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में डेट और इक्विटी के ऊपर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ही टैक्स लेता है, और जो एक्चुअल में जो टैक्स होना चाहिए उससे कम होता है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।